ऑलराइट लिसनर्स, एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये शो जिसको हम पाक भारत कशीदगी कह रहे थे, अब सेलिब्रेशन में तब्दील हो चुका है और इसी सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहिब ने। और जाहिर है टेक्निकलिटीज जो है एज अ लेमैन हम उस तरह से नहीं बयान कर पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे जिस तरह से सर से हम बात करते हैं, सर से जानते हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम सर, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पूरी कौम जो है वो इस वक्त सरशार है। पहले तो ये बताइए, हाउ इज यू फीलिंग सर राइट नाउ? देखिए, हम भी कौम का हिस्सा हैं और हम भी मुझे ज्यादा शुक्र मैं अदा कर रहा हूँ बीइंग पार्ट ऑफ दैट द बेस्ट पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, पाकिस्तान एयरफोर्स, कि मैं भी उसका हिस्सा था। और मुझे खुशी ज्यादा ये बात हो रही है, इस बात की हो रही है कि ये कौम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी, उनकी तवक्कुआत से आगे निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाकई फख्र का बायस है कि जो हमसे तवक्को की जा रही थी पाक फिजाइया से इस कौम की, उसको न सिर्फ उनके मेयार पर पूरी उतरी बल्कि एक नए स्टैंडर्ड इस रीजन में सेट किए हैं। सिर्फ पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है, निस्बतन छोटी इतने बड़े मुल्क जिसका इतना बड़ा भरम तोड़ा और उसका ये गुरूर तोड़ा कि शायद वो नाकाबिले तस्खीर है या उसके पास वेपन्स इतने अच्छे हैं या वो इस हद तक खौफजदा कर सकता है। तो इन तमाम सलाम है इन भाबाबाजों को, ज़ाहिर तीनों को, सेलर जवानों को और एयरमैन को। बट मैं क्योंकि एयरफोर्स की ज्यादा बेहतर बात करने की पोजीशन में हूँ, तो मैं स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स सरबराह से लेकर उनके हर टेक्नीशियन और एयरमैन तक, इंक्लूडिंग पायलट्स, इंजीनियर, एयर डिफेंस कंट्रोलर, और जिसने जिस रोल में भी हिस्सा लिया है उनको सबको सलाम और मुबारकबाद। और ये फख्र की बात इसलिए है कि हम मीगर रिसोर्सेज में ये पाकिस्तान ने इतनी टेक्नोलॉजिकल एज हासिल किया। इन दिनों में ये जो 3 साल में 4 साल में रिडक्शन हुई, आप सब जानते हैं और हम एग्री करेंगे कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी उसमें लोएस्ट हमारा वेब था। यानी रोजाना सुनते थे हो जाएगा। इस जमाने में पाक फिजाइया की लीडरशिप ने और प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने रिसोर्सेज जनरेट किए। कैसे किए वो एक लंबी कहानी है। मैं क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ यूट्यूब पे अपने नाम से, तो मैं मिलता रहता हूँ उनसे भी और बाकी लोगों से भी और टीम से भी। अभी महीना डेढ़ पहले, कुछ हफ्ता पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी। यही J-10C के पायलट्स हैं, यही J-17 थंडर के पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स में सारा दिन 2 दिन गुजारे इनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप यकीन करें कि मैं जब मिला उनको तो जो उन्होंने अपने बारे में फ्यूचर प्लान बताया, मुझे तो नहीं पता था कि चंद हफ्ते में ये ऑलमोस्ट जंग लग जाएगी। उन्होंने जो वादे, वो जो अपने एम्बिशन और गोल बता रहे थे, तो मैंने कहा शायद ज्यादा बोले हैं कि यही प्लान है उसका, ये अपने बारे में ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले एक हफ्ते में, तो मैं समझ रहा हूँ कि इनके बहुत कम बोले थे क्योंकि जितने उन्होंने नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं ये तो कहीं टेक्स्ट बुक पे नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल ऐसे ही। बिगेस्ट एयर वॉर इन द मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें 100 कॉम्बैट जहाज हो रात के टाइम, दिन तो नहीं, रात के टाइम 100 जहाज इतने कंफाइंड एरिया में उड़ा, जबकि टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के ज़ाहिर वो बहुत सारे, वो तकरीबन 70 जहाज थे। हर एक अगर 4-4 मिसाइल लगे हों तो ये तकरीबन 300 मिसाइल एयर टू एयर वेपन है जिससे पाकिस्तानी फजाई एयरफोर्स के जहाजों पर निशाना बनाया जा सकता था। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये उनको कॉम्प्लीमेंट ये दे रहा हूँ कि आपने ना सिर्फ उनके 5 गिराए बल्कि अपने भी तमाम जहाज जो आपके हवाले किए गए थे उनको बखरियत आपने अपने हवाई अड्डों पर उतारा। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी उतनी बड़ी महारत है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज यू आर ऑन द मोस्ट कंसर्न पॉइंट टू टॉक अबाउट इट। कहा यह जा रहा है, अभी आपने कुछ थोड़ा सा उसका हवाला दिया भी है कि हिस्ट्री में ऐसी डॉग फाइट नहीं हुई है सर, और ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाएगी। तो थोड़ा सा एज अ ले मैन जो सुन रहा है आपको, जरा उसके लिए अगर आप थोड़ा सा बयान करना चाहें, थोड़ा हमें बता सकें कि किस तरह से ये मुख्तलिफ है, किस तरह से ये डिफरेंट है, इसको जरा अगर आप बयान कर सकें सर। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुराने जब हम जितनी जंगें जानते हैं, जो अपने हीरोज को जानते हैं, इमाम आलम को, सरफराज रफीकी को, जितने हीरोज को हम जानते हैं, उस जमाने में जंग होती थी मोस्टली इंडिविजुअल हैंडलिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो साइबर है या बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट नहीं होती थी। आप सामने दुश्मन को आता देख लेते, उससे बुतंगा हो जाते थे, जैसे रेसलर या बॉक्सर करते हैं। जो हैंडलिंग में अच्छा होता था वो जीत जाता था, दूसरा जाहिर शिकस्त खाता था या उसका जहाज तबाह हो जाता था। अब वो जमाना नहीं है सामने मैनुअल जंग लड़ने वाला, अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गई है, सबसे बढ़कर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आ गई है, जिसका मतलब ये है कि इंसानी आंख एज अ फाइटर पायलट मैं अगर दुश्मन को ढूंढने लगूं तो मैं चंद किलोमीटर से आगे आसमान में नहीं देख सकता, लेकिन रेडार आपका 150-200 किलोमीटर तक देखता है रडार के थ्रू।
تو انہوں نے سمجھا تھا کہ اب ہماری ایڈوانٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے باقی پاکستان کے بعد 150 کلومیٹر رینج کا جہاز بھی نہیں تھا اور میزائل بھی نہیں تھا. لیکن پریزنٹ پاک فضائیہ کے سربراہ نے نہ صرف فوری طور پر جہاز لیے، انڈکٹ کیے مارچ 2022 میں، ڈے اینڈ نائٹ آپریشنلائز کیے، اور جہاز کون سے لیے؟ J-10C چائنا سے لیے، جن کے پر ریڈار لگا تھا 200 کلومیٹر والا، اور جس پر میزائل لگا تھا بیونڈ ویژول رینج 200 کلومیٹر والا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جہاز کی میزائل کی اور ریڈار کی جو رینج تھی انڈین رافیل سے 50 کلومیٹر زیادہ تھی. اور آسان میں کر دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اگر دشمن ہمیں 150 کلومیٹر سے فائر کر سکتا ہے تو ہم 200 کلومیٹر سے اس پر فائر کر سکتے ہیں دور سے. اچھا، اب جنگ سوچے ذرا کیسی ہوئی. اس دن جنگ جو ہوئی ہے وہ ڈاگ فائٹ نہیں ہوئی رات کے 12:30 بجے. وہ یہ ہوئی تھی کہ میزائل کون کس کا لاک کرے گا، کون کس کو پہلے میزائل شوٹ کر دے گا. اب اگر وہ جہاز اڑ رہے تھے تقریباً 70 کے قریب اور 300 میزائل ان پر لگے ہوئے تھے، تو پاکستان کے فضائیہ کے جہاز ایک ٹارگیٹ کے طور پر بھی تو اڑ رہے تھے نا، ان کو بھی تو گرایا جا سکتا تھا. تو اب کمال ان کی مہارت یہ ہے کہ ان کو الیکٹرانک وارفیئر لڑی، انہوں نے میزائل سے دیکھی، ریڈار کی جنگ لڑی، اور دور رہتے ہوئے ان کے دشمن کے علاقے میں نہیں گھسے، 100, 150, 200 کلومیٹر دور رہ کے فائٹ کر رہے ہیں، یہ ریڈار کے تھرو کر رہے ہیں. اور پھر ایک بھی الحمدللہ ہمارا وہ نشانہ نہیں لے سکے، اور انہوں نے ان کے 5 گرائے، جو کہ یہ ٹیکسٹ بک میں نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ آپ ایک مشن جائیں گے جب آپ ڈیفینڈ کریں گے اپنے ملک کی سرحدوں کا، لیکن اسی ڈیفینسو مشن کو آپ اوفینسو مشن میں کاؤنٹ کر کے ان کے 5 گرا دیں. یہ ہم کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ایک بات امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس سے فرق کیا پڑا. اس سے یہ فرق پڑا کہ morale اتنا زیادہ ڈاؤن ہوا کہ جو سب سے فرنٹ لائن جہاز تھا وہ سب سے زیادہ تعداد میں مارے گئے، رافیل یعنی کہ جو. اور یہ ڈپریشن ان کی obviously ٹریول کرتی ہے نیچے، اور آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہندوستان فرسٹریٹ ہو گیا. انہوں نے صرف سوچا کہ اب جہاز ہم بھیجتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو مربع نظر آ جاتا ہے، اس میں تو فرانسیسی کمپنی ناراض ہو جاتی ہے کہ ہمارے جہاز کو تباہ کرا دیے، ہم گراؤنڈ پہ ڈرون بھیجیں گے. پھر انہوں نے ڈرون بھیجنے شروع کر دیے. کل 2 دن ڈرون بھیجے تو یہ اس لیے بھیجے تھے کہ سستی آپشن ہے، اگر شوٹ ڈاؤن ہو جائے تو اس کا ملبہ نظر نہیں آتا، ٹارگیٹ تک پہنچے یا نہ پہنچے ہم جو مرضی جھوٹ بولیں. تو یہ ڈرون کی 2 دن چلی، اور مس کیلکولیشن انہوں نے یہ کی کہ شاید یہ پاکستان رسپونڈ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو کمزور ہے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، یا ان کی ہمت نہیں ہے، یا حوصلہ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں غلط تھی. پاک فضائیہ نے خاص طور پر آج صبح جو میسو اٹیکس کیے ہیں ان کے ایئر بیسز پر، ان کے گرڈ اسٹیشن پر، ان کو جیم کر دیا، ان کے بجلی گھر اڑا دیے. تو اور پھر سب سے بڑھ کر جو میں نمبر 1 کیٹیگری کا داد دیتا ہوں وہ دیتا ہوں S-400 میزائل کو جو انہوں نے تباہ کیا ہے. دیکھیے آپ کے سامعین کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو S-400 ہے یہ لیٹسٹ رشین ایک میزائل ہے جو زمین سے ہوا میں فائر کیا جاتا ہے، اور کسی بھی آنے والے ٹارگیٹ کو یہ شوٹ کرتا ہے. یعنی اس میں میزائل بھی ہو سکتا ہے، اس میں جہاز بھی ہو سکتا ہے، اس میں کروز میزائل بھی ہو سکتا ہے، بیلسٹک میزائل بھی ہو سکتا ہے، اور اسٹیلتھ میزائل بھی ہو سکتا ہے جو عام طور پہ نظر نہیں آتا. تو ان سب کو وہ نشانہ بناتا ہے. اب سوچیں ذرا، جس نے پاکستانی جہازوں کو نشانہ بنانا تھا وہ خود پاکستانی جہازوں کا نشانہ بن گیا. یہ نہیں ہوتا، یہ ان یوزول چیز ہے. اس میں سارا کانفیڈنس شیٹر کر دیا ہوگا ہندوستان کی ایئر فورس کا بھی. کمپنی جو بنانے والی ہے S-4 ہوں گے اس کا بھی کانفیڈنس شیٹر کیا ہے، رافیل والوں کو بھی شیٹر کیا ہے، اور جو ڈرون بنانے والی اسرائیلی کمپنی تھی سب کا کانفیڈنس شیٹر کیا ہوگا، جو بڑی اگریسو مارکیٹنگ کرتے ہوں گے کہ اگر آپ ہمارا ڈرون خریدیں یا ہمارا جہاز رافیل خریدیں یا ہمارا S-4 خریدیں تو آپ کو تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب لوگ مثالیں دیں گے کہ ہو نہیں سکتا، لیکن پاک فضائیہ نے تو بہت کچھ کر دیا. کمال ہے سر، کمال. خالد چشتی صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کی وہ ڈاکومنٹری 1 مہینہ پہلے دیکھی تھی جو آپ نے J-10 پہ بنائی تھی، تو آپ نے وہ جو بچوں کا جذبہ بھی دکھایا تھا جو ہمارے نئے پائلٹس تھے. تو آپ چونکہ خود MM عالم صاحب کے ساتھ ایز اے ینگ کیڈٹ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے تھوڑی، اور آج کے بچوں کے جذبے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے یہ جو انسپریشن ہے نا، یہ بھی ہمارا ہیریٹیج ہے، یہ بھی ہماری وراثت ہے. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی، آپ نے کیونکہ MM عالم صاحب کا یاد کرایا، تو میں نوجوان جب افسر نیا کیڈٹ شپ ٹریننگ مکمل کی تھی، جو پہلا میرا بیس جس پر میری پوسٹنگ تھی وہ پشاور میں تھا. اور پشاور میں میری پوسٹنگ کے دوران سب سے جو میرا یادگار چیزیں وہ یہ ہیں کہ MM عالم صاحب ان دنوں ایئر ہیڈ کوارٹر پشاور ہوتا تھا، وہی پوسٹڈ تھے، اور شادی نہیں کی تھے تو میس میں رہتے تھے، بیچلر تھے. جیسے ہم رہتے تھے وہ تھوڑے ایک دوسرے ڈسٹینس پہ ایک دوسرے بلاک میں، ہم ڈائننگ ٹیبل پہ 3 ٹائم کھانا تقریباً اکٹھے کھاتے تھے کیونکہ وہ ویسے ہی کھاتے تھے. تو آپ سوچیں ہمیں وہ انسپریشن دیتے تھے، وہ اتنے جذباتی تھے، اور ہمیں پوچھتے تھے، ہمیں ڈانٹتے تھے، ہم سے ہمارا نالج چیک کرتے تھے، اور ہمارا پوچھتے تھے کہ انڈین فلاں جہاز ہے اس کا ریٹ آف ٹرن کتنا ہے، اس کی ایکسلریشن کتنی ہے، اس
में उनकी आवाज गूंजती है, वो बंगाली थे ओरिजिनली, तो वो कह रहे थे अबे साला तुम्हें ये खा जाएगा तुम्हारा दुश्मन, तुम नॉलेज गेन करो, तुम क्या समझते हो, तुम्हें माफ कर देगा। तो वो हमें एक इंस्पिरेशन देते थे कि आपने बढ़ना है जो, तो वो लेगेसी जो उन्होंने हमें पास की, हमने भी थोड़ी बहुत जैसी उनसे कैरी की होगी आगे पास की। आज ये नौजवान बच्चे हमारी कौम का भी सरमाया है, पाक फ़ज़ाइया का भी सरमाया है, और ये नौजवान बच्चे हैं 20, 25, 30 सालों के दरमियान उनकी उम्रें हैं, और उन्होंने मुआवजे कर दिखाए हैं, न सिर्फ पाकिस्तान है तो इसलिए बल्कि पाकिस्तान के लिए, और आने वाले कई दिहाइयों तक शायद ये याद रखा जाएगा कि कैसे किया था पाक फ़ज़ाइया के लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी गरूर में नहीं कह रहा, मैं अल्लाह से शुक्राने के सेंस में ये पेश कर रहा हूँ, और ये मैं कौम को, क्योंकि खुशियां हमारी कौम को अगर कम नसीब होती हैं तो ये कौम के लिए बहुत बड़ी एक सेलिब्रेशन और खुशियां जो बड़े अरसे बाद एक कौम को ये गिफ्ट के तौर पे पाक फ़ज़ाइया की तरफ से और मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से दिया गया। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, और जिन बच्चों का, जिन नौजवान आपने इन पाक फ़ज़ाइया के जवानों का जिक्र किया है, और बिल्कुल आज हर पाकिस्तानी जो है उस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। डेली टेलीग्राफ ने भी इनको किंग ऑफ स्काई करार दिया, आज के उनके जो आज का उनका जो न्यूज पेपर है उसमें फिजाओं का बादशाह उनको करार दे दिया। दुनिया मान रही है इस चीज को। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूंगी, आपने अपनी गुफ्तगू में बिल्कुल ट्रिब्यूट पेश किया जो प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल हमारे हैं ज़हीर अहमद साहब, उनकी काविशों को। मुझे उनकी पर्सनालिटी के हवाले से ये पता चला है कि जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके हवाले से वो बड़ी इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, उसके बारे में अपने आप को अपडेट भी रखते हैं, और जिसका अभी आपने तस्करा भी किया कि उनके आने के बाद जो है वो पाक फ़ज़ाइया ने 2022 से अब तक जो है वो अपने तमाम चीजों को बड़ा अपग्रेड किया है। तो थोड़ा सा ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान आगे फ्यूचर में अपने आप को किस तरह से इक्विप्ड कर रहा है और करना चाहिए पाकिस्तान फ़ज़ाइया को मजीद अपने आप को निखारने के लिए, थोड़ा सा उस बारे में भी आप बता दीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मैं उनको 4 दिहाइयों से जानता हूँ, हम एक स्क्वाड में इकट्ठे थे, मुझे शौक हो गया रिटायरमेंट के बाद ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का, तो मैंने उनसे जब राब्ता किया तो ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी J-10C और J-17 थंडर के पायलट से मिलने का, और जो हमारे मिसाइल आए हैं उनको मुझे एक्सेस दिया, पूरा दिन मैंने इनके साथ गुजारा। तो जब मैंने विजिट किए डिफरेंट हेडक्वार्टर्स और डिफरेंट इंस्टॉलेशन, तो मुझे ब्रीफिंग दी जाती थी, तो मुझे ये तब ज्यादा एहसास हुआ कि उन्होंने पैशनेटली टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया है। क्योंकि मैं जब उनसे मिला, मेरी उनसे बड़ी तफसीली मुलाकात भी हुई कोई 1 साल पहले, तो उन्होंने मुझे सारा अपना रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हम फाइनेंशियली गेन हम मैच नहीं करेंगे हिंदुस्तान को, हम बुनियादी तौर पर एक जज्बे में करेंगे और एक क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग में करेंगे, और तीसरा उन्होंने कहा था कि हम टेक्नोलॉजी में आउटबीट करेंगे। ये 1 साल पहले की मैं तकरीबन आपसे बात कर रहा हूँ, और वो नए इक्विपमेंट जिन्होंने जो खरीदे गए थे, मैं उनका कुछ हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि आपने फोकस पूछा है। J-10C हमने खरीदा चाइना से, उसके साथ PL-15 मिसाइल लिए, फिर हमने J-17 थंडर ब्लॉक 3 को अपग्रेड किया उसी PL-15 के साथ, क्योंकि हमने रडार वही लगा दिया, आईसा रडार लगता है। फिर हमने एक और जो बहुत ज्यादा जंप लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडियन बहुत परेशान है अगर आप उनका वीडियो ऑन करें, तो हमने स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हासिल करने के साथ साथ हमने ड्रोन्स बहुत लेटेस्ट वर्जन हासिल किए। ड्रोन का मतलब ये है, उससे हम ड्रोन समझते हैं, लेकिन हम उसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAVs कहते हैं। UAVs होता है बेसिकली एक जहाज है माइनस पायलट, वो वेपन भी कैरी करता है और कोई 30-40 घंटे हवा में उड़ता रहता है, अनलाइक फाइटर एयरक्राफ्ट जो 1.5-2-3 घंटे के बाद वापस आ जाता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो वो ये इन्होंने इंडक्ट किया, इंडिया के पास वो है ही नहीं अभी तक ये, और इसको हम पीस टाइम में अगेंस्ट टेररिज्म बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इतने घंटे उड़ता रहता है, बहुत 30-40 हजार फुट पर उड़ता है। इसका जो इंजन होता है वो प्रोपेलर पंखे वाला होता है, 40 हजार से नीचे जमीन पर पता भी नहीं होता कि ऊपर उड़ रहा है। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ, एक उन्होंने वो किया। जो बहुत ज्यादा एम्फेसिस मैंने देखा जो हमारी इंटीग्रेशन हुई, वो था हमारी साइबर कमांड फोर्स और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज का हमारा सेंटर है। और ये इतने बड़े सेंटर हैं कि इन्होंने पूरी इस जो हमारी मिनी वॉर हमने लड़ी है, इन्होंने पायलट्स के साथ पूरी इंटीग्रेट होके किया है। ये जो हमने ग्रिड स्टेशनों की चीजें डिस्ट्रॉय की हैं, जो 4 राफेल, आपको याद होगा, आपने रिपोर्ट किया होगा कि जो श्रीनगर इमरजेंसी में उतर गए थे, जिनको हमने जैम किया था, वो सब की सब जैमिंग और उनके नेटवर्किंग की सारी जो डिस्ट्रक्शन थी, वो सारी की सारी इसमें इंटीग्रेशन शामिल थी, साइबर कमांड फोर्स की भी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज की भी। सरफेस टू एयर मुझे नहीं भूलना चाहिए, हमने एक मिसाइल लिया है S-400 जो हिंदुस्तानी तो फायर नहीं कर सके, या उनको मौका नहीं दिया गया। हमने उसके मुकाबले, उनका एज था इसके ऊपर कुछ अर्सा पहले तक, लेकिन अब हमने तकरीबन 8-9 महीने पहले प्रेजेंट चीफ ने आपने पूछा, तो हमने HQ-9B एक मिसाइल है चाइना का, B का मतलब है लेटेस्ट वर्जन,
हमने वो इंडक्ट किया, ये सरफेस टू एयर वेस्ट है, बहुत पोटेंट और इफेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी हमने गैप लग गया, तो कोई ऐसी वैक्यूम नहीं छोड़ी गई जहां पे हमें लगा कि ये हमारी थोड़ी सी डेफिशिएंसी है या हमसे इंडिया एज ले गया। तो प्रेजेंट एयर चीफ को, प्रेजेंट लीडरशिप को क्रेडिट बाकियों को भी मैं दूंगा, लेकिन इन्होंने इतनी एग्रेसिवली किया। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने सारी की सारी चीजें लोकल डेवलप कराई हैं, इंडिजीनियस हमने रिलाई किया है। मैंने जब साइबर कमांड फोर्स का विजिट किया तो मैंने उनसे यंगस्टर से एक सवाल किया, मैंने कहा यार ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स तुम लिए फिर रहे हो, तुम कह रहे हो आप ये भी जैम कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी, तो ये तो सारे तुमने लिए होंगे किसी न किसी और मुल्क से, चाइनीज से लिए होंगे, कोई कहीं से, अमेरिका से कहीं से लिया, वो तो जब मर्जी अपना या सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे या कोई बग डाल देंगे या कहेंगे कि जी आपके पास फलां कोड नहीं है, तो फिर क्या करोगे। तो मुझे बड़ा फख्र हुआ जब यकीन करे 25-30 साल के जवान अफसरों ने मुझे कहा कि सर हमने सब कुछ खुद डेवलप किया है। ये है हमारी किसी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं है किसी मुल्क के ऊपर, हमारे कोड्स भी अपने हैं, हमारे सॉफ्टवेयर भी अपने हैं, हमारा इक्विपमेंट भी अपना है, हमने ही अपग्रेड करना है जब भी जरूरत पड़ी और खुद ही करना है। बेहतरीन बेहतरीन। खालिद साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस एपिसोड के बाद फ्यूचर में जंगों में आप देख रहे हैं कि कोई चेंज आएगा? देखिए चेंज तो आ चुका है, चेंज आ चुका है कि पहले एयरफोर्स मेनली सपोर्ट रोल में होती थी, इसको सपोर्ट आर्म कहा जाता था कि लैंड फोर्सेज या नेवी जाएगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी, बहुत उनका भी रोल है, नेवी का भी बहुत रोल है। लेकिन आपने देख लिया है कि फिजाइया जंगों की नेचर ऑफ वॉर बदल रही है कि आपने लड़ाई लड़नी किस तरीके से है, वो एनवायरमेंट आपके लिए ऐसा क्रिएट कर देती है। आप सुबह का ये 3-4 घंटे का ऑपरेशन देखें तो क्या माहौल नहीं बनाया उसने। एयरफोर्स ने जाके ये मैसेज दे दिया कि अगर लड़ोगे तो ये पनिशमेंट का लेवल होगा, इतनी तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो तकलीफ ही है बुनियादी तौर पर जो आज सुबह हमने अटैक किया, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, सीज फायर हुआ है, तो उसी की वजह से हुआ है। मेरा मानना ये है कि ये इसलिए कि दुश्मन को हमने मैसेज दे दिया कि अगर आप हमें टाउन्स में नहीं आएंगे तो हमारी एयर पावर और एयरफोर्स की इतनी कैपेसिटी है कि आपको लेसन हम ऐसे सिखाएंगे जिसपे आपको बहुत तकलीफ होगी। अभी तो हमने देखे सिविलियन लोगों को और आम लोगों को तंग नहीं किया, उनको नहीं कोई डैमेज किया, हमने फोकस टारगेट रखे हैं, मिलिट्री नेचर के रखे हैं। और अगर पब्लिक को आप डिमोरलाइज, जो उन्होंने हमारे ड्रोन मारने के मुजाहरे किए कि हम पब्लिक पे भी मारे हैं, सिविल पॉपुलेशन पे भी मारे, अभी तो हमने वो शुरू नहीं किया था और ना हमने करना है। बाय द वे हम इंशाल्लाह प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं, हम एक ग्रेस रखते हैं लड़ने में भी, हम एक डिग्निटी रखते हैं कि अगर लड़ाई है तो रूल्स ऑफ द गेम इतने फेयर होने चाहिए कि कल को आप अपनी नस्लों को प्राउडली कहें कि हमने ये जंग लड़ी थी लेकिन असूलों की बुनियाद पर लड़ी थी। बिल्कुल ऐसी है सर। एक सवाल है मेरा, उसके बाद एक स्पेशल इनविटेशन है जो मैं चाहूंगा कि हमारी जो प्रोग्राम मैनेजर है मैम वो आपको दें। मेरा सर सवाल ये है कि हमने अभी समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेजर जनरल रिटायर्ड, तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि जैसे आपने भी बयान किया कि इंडिया बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा था रफेल के ऊपर और बहुत बुरी तरह शिकस्त उसको हुई है, तो क्या सर ये एक साइकोलॉजिकल हिट भी उसको हुई है हिंदुस्तान को, जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले अगर वो इस तरह की पेशकदमी करता है तो वो कहीं ना कहीं बैकलैश आएगा उसके ऊपर, एक साइकोलॉजिकल हिट है, बैकफुट पे गया है वो? तो देखिए मैं अभी एक चैनल से आपकी तरफ स्विच किया, मैं अभी एक चैनल पे था, मैंने उनसे कहा कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अपना भरम बनाया हुआ था अपने माइट की वजह से, अपने साइज की वजह से, अपनी इकोनॉमी की वजह से, अपनी इंडस्ट्री की वजह से, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की वजह से, अपने स्किल की वजह से। तो ये बहुत बड़ा भरम रखा हुआ था उसने कि हम बहुत बड़े, और हम भी और मैं एज अ रिस्पेक्ट करना चाहूंगा अगर कोई किसी मुल्क पर स्किल है, एडवांसमेंट है, इकोनॉमी अच्छी है, तो नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये सारी चीजें किस काम की कि जिस दिन आपको अपने मुल्क को डिफेंड करना पड़े तो ना टेक्नोलॉजी काम आए, ना स्किल काम आए, ना आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस काम आए और ना कुछ और काम आए। तो देखिए हम फाइनेंशियली कंस्ट्रेन मुल्क हैं, हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता रहता, लेकिन हमने अपने मोरल, अपनी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और स्किल या ट्रेनिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिस दिन जरूरत पड़ी है हमारे पायलट्स ने ये नहीं कहा कि अगर हमारे पास राफेल होंगे, हमने उसी तरह लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अल्लाह करे ऐसा ही रहे, मैं दुआ करते हुए कह रहा हूँ और बड़ी हिम्मती से कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये प्राइड बरकरार रहे और इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन हमने उसको, हमारे पे जो फर्ज अल्लाह ने किया है कि खुद आप मेहनत करें, खुद आपका मेहनत करोगे तो काम आएगी, हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि उसमें कोई कसर नहीं पाक फिजाइया छोड़ दी। स्टैंडर्ड सेट करने में, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग में, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन तो हम लोगों के हाथों में एक वेपन होते हैं। मैं आपको बताता चलूं, लोग, हमारा जो जिस्म होता है वो लोग होते हैं, हम लोगों के हाथ में एक वेपन है। वेपन उसी वक्त तक इफेक्टिव है, उतना ही पावरफुल है, उतना ही फोकस्ड है, उतना ही लीथल है जितनी बॉडी की डिटर्मिनेशन है। जिस्म जब तक अगर गिव अप कर दे, जिस्म मुर्दा हो जाए तो वेपन चला किसी काम का नहीं होता, दुनिया का बेस्ट वेपन हो जाए। हम इंस्पिरेशन लेते हैं लोगों से,
ہم لیتے ہیں اپنے ہم وطنوں سے. تو ظاہر ہے آپ یہ انسپریشن دیتے رہیں, انشاءاللہ تعالی یہ نوجوان فائٹر پائلٹ ہو یا سیلر ہو یا ایئرمین ہو, they will keep doing great. بالکل. آپ سے ہم خالد صاحب بالکل بہت اچھا بھی لگا, بہت ہماری معلومات میں بھی آپ نے اضافہ کیا, بہت مختصر وقت تھا, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ مستقبل میں کچھ وقت ہمارے لیے ضرور نکالیے گا. یہ نوجوانوں کا چینل ہے اور آپ خود تشریف لائیے گا اسٹوڈیوز میں, اور آپ سے بہت ساری چیزیں جاننے اور سیکھنے کا ہم چاہتے ہیں کہ وہ موقع ہمیں ملے, تو آپ ضرور ہمارے لیے وقت نکالیے گا. میرے لیے بڑا آنر ہوگا, کیونکہ میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ ریڈیو کی بہت ریچ ہوتی ہے. آپ نہ ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے, آپ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں, آپ کہیں بھی ہو, کچھ بھی کام کر رہے ہو, آپ جاگنگ کر رہے ہو, آپ ریڈیو سن سکتے ہیں, ٹی وی نہیں دیکھ سکتے. تو میں ٹی وی کو انڈرمائن نہیں کر رہا, میں ریڈیو کو تو بہت آنر کرتا ہوں. آپ میں سب کے پاس میرا نمبر ہے, پلیز ریچ آؤٹ جب بھی آپ چاہیں گے, کنوینئنٹ ہوگا. آئی وڈ لو ٹو وزٹ اسٹوڈیو اینڈ میٹ یو آل. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, sir, for being here, sir. Thank you for having me. It was lovely.